केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आ गया हूं दोस्तों, जिसमें दोस्तों लगातार 3 साल से पूछे जा रहे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों। यानी एक ही वीडियो में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का, और सबसे बड़ी बात कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा करा दूंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में इससे बाहर आ ही नहीं सकता। इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। आपको दोस्तों हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का जवाब इतने सरल तरीके से, इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो को देखते देखते ही आपको पूरा तैयार हो जाएगा। ये मैं पूरी गारंटी लेता हूं। ऐसा अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां जाके आप गाली देके चले जाना, लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों मुझे अपने बताने के तरीके पे पूरा यकीन है कि मैं आपको इस वीडियो को देखते देखते ही पूरा कुछ सिखा दूंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मेरे हर एक केमिस्ट्री के वीडियो को फॉलो करो, आपको एकदम आसान तरीके से हर एक चीज समझ आएगा। और आपको मैं पूरी दावा तो नहीं कर सकता कि 70 में 70 दिला पाऊंगा, लेकिन ये दावा जरूर कर सकता हूं कि 70 में 65 प्लस जरूर रहेगा आपका केमिस्ट्री में दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। कह रहा है निर्णय समीकरण की व्याख्या कीजिए। इस समीकरण तक पहुंचने से पहले आपको एक शब्द जानना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने जिंक की एक रॉड ली है, क्या ली है? जिंक की एक छड़ लिया है मैंने, और जिंक की छड़ को क्या इलेक्ट्रोड बोलेंगे? तो आप कहिएगा नहीं सर, नहीं बोल सकते इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तब बोला जाता है जब किसी छड़ से या तो इलेक्ट्रॉन जा रहा हो या तो किसी छड़ से इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। जैसे अगर यहाँ पे हम इसे किसी सॉल्टीय सॉल्यूशन में रख दें, सॉल्टीय सॉल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों लवणीय विलयन में। किसमें? लवणीय विलयन में अगर हम रख दें, जैसे आप ZnSO4 ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसे लवणीय विलयन में रखेंगे तो यहां से दो की संख्या में, कितने? दो की संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। यानी पहले जो जिंक सॉलिड में था, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होने लगते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिंक के ऊपर कितना प्लस चार्ज आ जाएगा? 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में दिख रहा है, इसको इधर लिखेंगे तो प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। ये जो अभी हुआ 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ये वाला क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो ऑक्सीकरण होगा, और जहां पे ऑक्सीकरण होता है वहां एनोड काम करता है। क्या काम करता है? एनोड। यानी आपसे इलेक्ट्रोड पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोड को परिभाषित कीजिए तथा उसके प्रकार बताइए। तो इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं, एक बता दिया एनोड। अब कैथोड आप समझ गए होंगे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आएगा। तो क्या कॉपर ए वाला लेगा, छड़ वाला? नहीं, कॉपर ये जो छड़ है, छड़ के अंदर जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये छड़ जिसमें डुबोया गया है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, क्योंकि जब तक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबेंगे नहीं तब तक इलेक्ट्रोड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, तो यहां से 2 की संख्या में इलेक्ट्रॉन जिंक वाला आ रहा है। जब जिंक वाला आ रहा है तो ये वाला कॉपर एक्सेप्ट नहीं करता है, ये वाला कॉपर लेता है। ये पहले अपने आप को ब्रेक कर लेता है और क्या हो जाता है? CO2 प्लस हो जाता है, ठीक है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन आया था यहाँ घटने के बजाय जुड़ जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो यहाँ पे जो 2 प्लस चार्ज दिख रहा है वो हट जाता है। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, जुड़ा। जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है वहां रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। अपचयन होता है दोस्तों। क्या होता है? अपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। और जहां अपचयन हुआ है वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड काम करता है? वहां पे कैथोड वाला इलेक्ट्रोड काम करता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में एनोड कैथोड जानना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसको एकदम और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो एंड स्क्रीन में वीडियो दिखेगा उसे जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, सवाल क्या कह रहा है कि निर्णय समीकरण की व्याख्या कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल सा एक रिएक्शन पहले लिखिए और रिएक्शन ए वाला लिखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई यम नाम का इलेक्ट्रोड है, और जिसके ऊपर कितना चार्ज है? N प्लस चार्ज है। तो N प्लस चार्ज तब खत्म होगा जब N प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे ही लिया वैसे यहाँ से N प्लस चार्ज खत्म हो गया। इतना आप लिख लोगे। इतना करने के बाद निर्णय समीकरण आपको पता ही होगा, यहाँ पे R होगा, छूट गया है, RT है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक वैल्यू भी आता है, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू मत लिखिएगा, क्योंकि आपको निर्णय समीकरण की व्याख्या करने को बोलेगा तो R का, T का, N का, F का जिक्र करना जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इस चीज को लिख लोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? किसी इलेक्ट्रोड क्रिया में इतने के लिए निर्णय समीकरण जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? पहले आप ई लिखोगे। ई को बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पे ये जो आप लिखे हो उसी को यहाँ उतारना है। कैसे उतारोगे? तरीका समझो। यहाँ पे Mn प्लस जो है इसको इधर लिखोगे, और ये जो आपको तीर का सिंबल दिख रहा है रिवर्सिबल, वो एक लाइन ऐसे खींच दोगे। अब उधर जो है उसको लिखोगे, ठीक है। इतना हो गया, फिर बराबर करोगे और यही चीज सेम लिखोगे, बस नोड में लिखोगे। नोड का मतलब क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। नोड जब भी लग जाता है तो उस दौरान कुछ कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता जो होती है जिस विलियन में डाले हो, जैसे इस विलियन में अभी मैंने जिंक को इस विलियन में डाला है ना, उसी तरह ये जिस भी विलियन में होगा उसका सांद्रता कितना होगा? 1 मोल होना चाहिए। कितना? 1 मोल। और उसका प्रेशर यानी दाब कितना हो चाहिए? 1 atm का दाब होना चाहिए। कितना? 1 atm।
ये कंडीशन में अगर जो काम हो रहा है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ का जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। तो ए आप लिख लोगे, फिर उसका माइनस लिख देना, फिर ए वैल्यू लिख देना। समझ आई मेरी बातें? उस पार वाले को यहाँ लिखोगे और इस पार वाले को यहाँ लिखोगे। इतना समझ आई मेरी बातें? जब इतना आ जाएगा, इतना कर लोगे, उसके बाद बस आप नाम बता देना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है। हो जाएगा, सवाल का जवाब क्लियर हो गया। बताओ कितना आसान है। आप लिख देना कि ए जो है इलेक्ट्रॉन विभव है, नोट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड यानी मानक इलेक्ट्रॉन विभव हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने का अदली बदला हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का हेरा फेरी हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे हैं वही एन कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाता है। और आर क्या है, गैस स्थिरांक होता है। आर क्या होता है, गैसीय कांस्टेंट यानी गैस स्थिरांक होता है। टी जो है आपका ताप है, और एफ जो है फैराडे नियतांक होता है, जिसका वैल्यू होता है 96,500। गिब्स मुक्त ऊर्जा पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर आता है एक क्वेश्चन, अभी 2025 में पूछा भी गया है, उस पे ये सब इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होता है मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये प्रश्न सवाल, इस प्रश्न का जवाब क्लियर हुआ, चलते अगले प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव को समझाइए। अब इसको मैं परिभाषा पढ़ के अगर समझाऊंगा तो ऑटोमेटिक आप बोर हो जाओगे, ये रटने वाली बात आ जाएगी। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं आपको इतना वादा करता हूं कि आपको इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि परिभाषा देखते देखते ही अपने आप तैयार हो जाएगा, आप बना के लिख लोगे। समझ आई मेरी बात? कितना रटोगे मेरे भाई, रटाने वाले दुनिया पड़ी हुई है। रटने का कोशिश मत करिए, सीखने की कोशिश करिए। सबसे पहले समझिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या? आप जानते हैं इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। अभी मैंने जस्ट बताया, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से जा रहा है तो एनोड, और इलेक्ट्रॉन कहीं आ रहा है इस वाले में तो कैथोड। अब साइंटिस्टों ने सोचा क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है क्या जो इलेक्ट्रॉन ले भी सके और दे भी सके, यानी एक ही क्षण हो लेकिन वो कैथोड का भी काम करे और एनोड का भी काम करे। अभी तक तो आपने देखा था कि जो कैथोड का काम कर रहा था वो एनोड नहीं काम कर सकता था, जो एनोड था वो कैथोड नहीं बन सकता था। समझ आ रही मेरी बातें? इसका मतलब वो ऐसे इलेक्ट्रोड को ढूंढ रहे थे जो कैथोड और एनोड का काम दोनों एक साथ कर सके, यानी आवश्यकता पड़ने पे वो कैथोड की तरह बिहेवियर दिखाने लगे और आवश्यकता पड़ने पे वो एनोड की तरह बिहेवियर दिखाने लगे। तो उनको एक बात याद आया कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज भी होता है, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। जिस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उस समय इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एनोड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एनोड। और जब इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो कैथोड का काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन, लेकिन बाद में उनको दिक्कत कहां पे आया कि हाइड्रोजन तो सॉलिड फॉर्म में होता ही नहीं है, हाइड्रोजन तो एक गैस है, वो क्षण कैसे बनेगा। जिंक तो भाई क्षण बन सकता है, कॉपर क्षण बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन कैसे क्षण बनेगा। तो उनको अब दिमाग लगा करके सोचना पड़ा कि हाइड्रोजन को हम किस तरह क्षण के रूप में बदल सकते हैं। तो उनको याद आया कि प्लेटिनम एक ऐसी चीज है कि प्लेटिनम किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। अगर हाइड्रोजन की गैस प्लेटिनम पे छिड़काव की जाए तो प्लेटिनम क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा और अपने ऊपर हाइड्रोजन की परत चढ़ा देगा। जब अपने ऊपर हाइड्रोजन की परत चढ़ा देगा तो प्लेटिनम तो अंदर हो गया और ऊपर क्या हो गया, पूरा हाइड्रोजन। तो देखने वालों को लगेगा कि हाइड्रोजन का क्षण है। इसलिए यहाँ पे एक काम किया गया कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्लेटिनम की रॉड ली। किसकी रॉड ली दोस्तों, प्लेटिनम की। और प्लेटिनम की रॉड को लेकर के हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना था, तो उन्हें जो विलयन लेना है वो विलयन हाइड्रोजन वाला होना चाहिए। इसलिए उन्होंने विलयन कैसा लिया, HCl का विलयन लिया। उन्होंने अंदर में कौन सा सोल्यूशन डाल दिया, उन्होंने कौन सा सोल्यूशन डाल दिया ताकि इलेक्ट्रोड का काम करने लगे, उन्होंने सोल्यूशन डाला HCl का, ठीक है। इसे बोला जाता है दोस्तों वैद्युत अपघट्य भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक ना, क्योंकि HCl को क्योंकि एक प्लस में टूटता है एक माइनस में टूटता है। जब कोई भी लिक्विड प्लस और माइनस में टूट जाए तो उसे वैद्युत अपघट्य कहा जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे उन्होंने इस तरह प्लेटिनम की रॉड डाल दी। अब हाइड्रोजन गैस ऐसे छिड़काव करेंगे, हाइड्रोजन गैस अगर भेजेंगे तब तो भाई उड़ जाएगा हवा में ना। इसलिए उन्होंने एक कांच की नली ऐसी लगा दी, पतली सी। उन्होंने क्या लगा दी, कांच की इस तरह से पतली सी नली लगा दी, ताकि पूरा हाइड्रोजन जब यहां से भेजू मैं इस तरह से हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गैस को अंदर चला जाए और ये क्या कर ले, प्लेटिनम की रॉड पूरी तरह से अधिशोषित कर ले, ठीक है। प्लेटिनम की रॉड पूरी तरह से अधिशोषित कर ले और ये जो इलेक्ट्रोड बन जाए, इलेक्ट्रोड किस चीज का बन जाएगा दोस्तों, मानक हाइड्रोजन विभव। लेकिन यहाँ पे आप अगर गौर से देखो तो मानक शब्द बता रहा है, यानी केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं कह रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहा है। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो जो मैंने विलयन लिया है HCl, उसकी सांद्रता कितनी होगी, 1 मोल की होगी। कितनी होगी, 1 मोल। और ये जो विलयन है इसका दाब जो होगा, प्रेशर वो कितना होगा, 1 ATM का होगा। टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस का होगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है। जब ये तीनों कंडीशन एक जगह पे लागू हो रहे हैं, इतने कंडीशन पे काम अगर किया जा रहा है तो इसे कहा जाता है मानक कंडीशन। मानक कंडीशन है स्टैंडर्ड कंडीशन, इसके लिए स्टैंडर्ड है।
जैसे होता है ना, कोई चीज किसी भी टेम्परेचर पे हो जा रहा है, लेकिन ये एकदम विशेष किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, किसी पर्टिकुलर सांद्रता पे काम होता है। अब यहाँ ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो विभव होता है उसको हम लोग जीरो मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? जीरो वोल्ट मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? इसका जो विभव होता है उसको हम लोग जीरो वोल्ट लेते हैं। ठीक है, चाहे वो एनोड का काम करे चाहे कैथोड का। अब देखो ये कैसे एनोड बनता है और कैसे कैथोड बनता है। अगर मान लो इसके पास कॉपर की छड़ डाल दे, क्या डाल दे? कॉपर। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉपर का सोल्यूशन जो होता है, देखे थे ना अभी आपको बताया था ना, कॉपर इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ लेता है। जब कॉपर अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा। अगर यहीं पे जिंक लगा दें, इसके साथ क्या जोड़ दें? जिंक वाला जोड़ दें। क्या जोड़ दें दोस्तों? जिंक वाला। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जिंक देता है तो ये लेना शुरू कर देगा, यानी ये कैथोड का काम करने लगेगा। इतनी बात समझ आई? अब परिभाषा पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। जो मैंने समझाया है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझना। क्या रहा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 1 मोलर, कितना? 1 मोलर सांद्रता वाले हाइड्रोजन आयन वाला विलयन में रखा। ये देखिए हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन वाले विलयन में रखा गया। आप बताइए इसको रखना पड़ेगा? नहीं, इसे एकदम आंख मूंद के अपने सभी आप फील कर रहे होगे, महसूस कर रहे होगे। हाँ यार, वही तो सर जी ने बोला कि बस सीधी सी बात है, हमारे पास एक छड़ होता है प्लेटिनम की, उस प्लेटिनम की छड़ पे हमने हाइड्रोजन के गैस को प्रवाहित करते हैं और उसको किस विलयन में डुबो करके रखते हैं? हम लोग 1 मोल सांद्रता वाले HCl वाले विलयन में डुबो कर रखते हैं। आप इसको मत लिखो ना, अपने बना के लिख दो तो भी आपका मार्क्स मिलना है। बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और जो शब्द लिख रहे हो वो सही होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है डुबो दिया जाता है इस विलयन में। इस विलयन में एक वायुमंडलीय दाब होता है। दाब कितना होता है? 1 atm का, यानी एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस बाहर से देखो, बाहर से भेजा जा रहा है ना, बाहर से भेजा जा रहा है, शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम पे भेजी जाती है। कुछ मात्रा प्लेटिनम पे भेजी जाती है। देखिए प्लेटिनम पे भेजी गई। अब प्लेटिनम क्या कर लेता है? इसे अधिशोषित कर लेता है। प्लेटिनम क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। और बाकी शेष बचा हुआ, जो बाकी शेष बचा हुआ हाइड्रोजन गैस होता है वो कहां जाता? चला जाता है सॉल्यूशन के अंदर, यानी इस विलयन के अंदर विलीन हो जाता है। विलीन होने का मतलब समझो, मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है, जिसका मैं रिएक्शन यहाँ पे दिखाया भी हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होता है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इतनी बात समझ आई मेरी बात है? ये तो भाई हाइड्रोजन गैस है ना, तो हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। और 2 हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हो? 2H+ लिख सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसे चाहो तो आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, रिवर्सिबल है। ठीक है, जब यहां तक हो जाए कि विलीन हो जाता है, उसके बाद आप लिखोगे इस इलेक्ट्रॉन को स्वेच्छा से हम लोग इसके विभव को शून्य मान लेते हैं, शून्य निर्धारित कर देते हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रॉन विभव का कार्य करने लगता है। अब बताओ ये तैयार हुआ या नहीं? एक प्रश्न मैंने दिया, लेकिन इस पे कई प्रश्न आपको तैयार करा दिया। कहीं से भी घुमा के पूछेगा, आप आसानी से कर सकते हो। पूछ सकता है आपको कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, विभव हटा देगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। चित्र भी समझा दिया, आप परिभाषित भी कर सकते हो। परिभाषित पे यही दोबारा सेम लिखना होगा, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री। चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों आप ही तय करो कि इसको क्या मैं आपको पढ़ के रटा के समझा दूं या फिर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। तो जाहिर सी बात आपके मन में आएगा सर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिक हम अपने से भी तैयार कर लेंगे। यही बात है आपकी। तो मुझे पता है कि आप भी यही सोच रहे होंगे, इसीलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करो, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप समझो कि क्या है वैद्युत अपघट्य होता क्या है। तो याद रखिए, जब भी किसी जलीय विलयन में, जैसे मान लीजिए जलीय विलयन है, ठीक ना, कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन है और कोई पदार्थ डाला गया है किसी जलीय विलयन में। मान लीजिए मैंने HCl डाला, HCl प्लस में टूट गया और माइनस में टूट गया, तो इसका मतलब HCl क्या हो गया? आपका वैद्युत अपघट्य हो गया। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है वह पदार्थ जब जलीय विलयन में डाला जाता है तो प्लस में और माइनस में ब्रेक हो जाए। प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाना ही वैद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज प्लस और माइनस में ब्रेक नहीं होता, इसलिए वैद्युत अनअपघट्य है। क्या है? वैद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य का मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है। CBSE वाले अगर आप देख रहे हैं तो सुन सकते हैं। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब आती है बारी कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास HCl है, इसके पास 100 को पॉजिटिव है और 100 को निगेटिव है। जब मैंने इसमें डाला तो 100 के 100 टूट गए, 100 पॉजिटिव और 100 निगेटिव अलग अलग हो गए, यानी पूरी तरह से आयनित हो जाए, कंप्लीटली आयनिक हो गए। अगर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, कंप्लीटली पूरी तरह से आयनित हो जा रहे हैं, वियोजित हो जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। और जो पूरी तरह से आयनित नहीं हो पा रहे, जैसे मान लीजिए आपके पास CH3COOH है, ये पूरी तरह से, अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से समझिए। अभी मान लीजिए इसके पास 100 को प्लस 100 को माइनस है, लेकिन टूटा कितना? 40 को ही प्लस टूटा और 40 को ही माइनस टूटा, बाकी नहीं टूट पाया। इसका मतलब पूरी तरह से आयनित नहीं हो पाया, आंशिक रूप से आयनिक हुआ। अगर आंशिक रूप से ब्रेक डाउन हो रहा है, आंशिक रूप से विभाजित हो रहा है,
तो दुर्बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दुर्बल। और आपको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, देखिए याद रखिएगा, आपका जो लवण होता है, लवण जितने भी होंगे, लवण का मतलब होता है सॉल्ट, ये सारे प्रबल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। इसलिए आपको देखोगे इस चैप्टर में लवण बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब याद रखना। दूसरा, अम्ल में आप जानते हो, अम्ल में दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल सब प्रबल वैद्युत अपघट्ट में चले जाएंगे और दुर्बल अम्ल दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में चले जाएंगे। उसी तरह क्षार में प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होता है, तो प्रबल क्षार सब प्रबल वैद्युत अपघट्ट में चले जाएंगे और दुर्बल क्षार, समझ रहे हो ना? उसी तरह से यहाँ पे देखिए उदाहरण पहले लिखा है, NaCl एक नमक है, आप जानते हो कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ये प्रबल में चला गया। HCl आपका प्रबल अम्ल होता है, NaOH प्रबल क्षार होता है आपका, तो ये सब प्रबल में आ गए। दो उदाहरण लिखना है केवल इसमें, लेकिन मैं कितना लिख दिया हूँ, 3 जो आपको सही लगे वो कर लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे दुर्बल अम्ल दुर्बल, यहाँ पे दुर्बल अम्ल का प्रयोग भी किया है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन अब आप पढ़ के देखिए, ऑटोमेटिक आपको तैयार हो गया होगा, बिना रटने, बिना आपको रटे, बिना आपको ज्यादा मेहनत किए। आपसे अगर कोई पूछे वैद्युत अपघट्ट क्या है, तुरंत बता दोगे। ऐसा विलयन जो आयन में टूट जाए, अगर पूरी तरह आयन में टूट रहा है तो प्रबल, आंशिक रूप से टूट रहा है तो दुर्बल। अब बताइए क्लियर हो रहा है या नहीं? मजा आ रहा है ना? अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, कि मिटाओ फिर बनाओ, फिर मिटाओ फिर बनाओ, व्हाइट बोर्ड पे बहुत ज्यादा मेहनत है, डबल ट्रिपल मेहनत, डबल ट्रिपल मेहनत होता है। ठीक है दोस्तों, आप चिंता मत करिए, कोशिश करूंगा कि 4 से 5 दिन के अंदर जल्द से जल्द हम लोग, मैं भी आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लास कराना शुरू कर दो दोस्तों। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कम समय में समझा सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक समझो, जब भी आपको ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल निकालने को बोलता है, तो 2 फार्मूले पे निकलता है, एक ये सिंपल वाला फार्मूले से और एक निर्नष्ट वाले फार्मूले से। तो कैसे पता लगाएंगे कि निर्नष्ट वाले समीकरण से हल करना है, ईएमएफ निकालना है, या फिर ये सिंपल वाले फार्मूले से ईएमएफ निकालना है? ये जो मैंने ई सेल नोट लिखा है, सेल हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसे ही ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। 2 तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले समझो, जब भी आपको इस तरह से सवाल दिया रहेगा ऊपर में, अगर ब्रैकेट में 1 मोल सांद्रता दी गई है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में रहेगा, तो आपको इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आपको 1 की जगह 0.001 या फिर 1 × 10⁻³ इस टाइप के कुछ दिया रहेगा, यानी 1 के अलावा कुछ और दिया जाएगा, तो आप निर्णय समीकरण का प्रयोग करोगे। चलो, ये तो क्लियर हो गया। अब बारी आती है कि अभी कौन से समीकरण का इस्तेमाल करना है, तो कहोगे इस वाले फार्मूले से सर सवाल होगा, इस वाले फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से आपका सवाल हल होगा। यानी ये तो पता चल गया इस वाले फार्मूले से सवाल हल होगा। अब यहाँ पे जान लीजिए कैसे पहचाने कि इसमें कैथोड वाला कौन होगा और एनोड वाला कौन होगा, वैल्यू। तो ध्यान से समझो, ये जो डबल तीर दिख रहा है, ये डबल तीर जो होता है, इसे लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज का सिंबल माना जाता है। ठीक है, अभी क्या है लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज, जैसा कि अभी एंड स्क्रीन में जो वीडियो आएगा उसको जरूर देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों। आपका इस चैप्टर पे पकड़ बहुत तगड़ा हो जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, ध्यान से समझना। तीर के ये दोनों तीर जो दिख रहा है, इसके इस पार हमेशा एनोड होगा और इसके इस पार हमेशा कैथोड होगा। यानी कॉपर वाला जो वैल्यू होगा वो कैथोड के लिए होगा, जिंक वाला जो वैल्यू होगा एनोड के लिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सिल्वर वाला वैल्यू है वो किसका काम करेगा, कैथोड का। यानी सिल्वर वाले का जो वैल्यू रखा जाएगा वो किसके जगह पे रखा जाएगा, कैथोड की जगह पे। और इधर वाला जो होगा एनोड होगा, यानी इसका जो वैल्यू रखा जाएगा वो एनोड की जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। यानी अब आती है हमारी वैल्यू रखने की, तो वैल्यू रखते दौरान भी थोड़ा सा चिन्ह में बदलाव आएगा, कहाँ आएगा बता रहा हूँ। सबसे पहले समझिए, अब जब आप इसे हल करना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, आप इसका समीकरण लिखोगे। जो निकालना है आपको, क्या निकालना भैया, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ को आप क्या बोल सकते हो, ई सेल बोल सकते हो। नोड क्यों लगाओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में काम कर रहे हैं, इसलिए हर जगह नोड लगेगा। फार्मूला क्या होता है, ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड। क्लियर है? अब यहाँ पे कैथोड, कैथोड वाला कौन सा होगा, कैथोड वाला इधर वाला होगा, यानी इसका वैल्यू रखेंगे कैथोड वाला। अब देखना है कि जो वैल्यू चाहे जो भी चिन्ह हो यहाँ पे, अब देखना है कि चिन्ह बदलेगा या नहीं। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो, अगर तीर के इस पार, ये जो तीर, तीर क्या है, तीर का मतलब होता है, ये जो तीर बना है, तीर का मतलब बता चुका हूं, जो सीधा लाइन खींचा गया है। यानी जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिंक, और यहाँ पे जिंक दिख रहा है, यहाँ पे 2+ दिख रहा है, तो ये तीर का मतलब ये सीधी लाइन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर इस तरफ, इस तीर के इस पार अगर वैल्यू कम मिले पावर में और इधर वैल्यू ज्यादा मिले तो ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण जब होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। और अगर इस तरफ, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, इस तरफ Zn2+ है और इधर क्या है, Zn है। अब यहाँ ज्यादा है, इधर कम है, इधर ज्यादा और इधर कम, ज्यादा और कम होगा तो अब चैन होगा, अब चैन में चिन्ह नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ पे देख लो पहले क्या हो रहा है, यहाँ ज्यादा है, इस तरफ से इस तरफ चलना हर बार, यहाँ 2+ है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0। ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो, जब ज्यादा से कम की तरफ जाओगे चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। यानी यहाँ पे 2+ है और यहाँ 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन में चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब +1 और यहाँ कुछ नहीं तो 0, यानी अभी भी आप ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो। ज्यादा से कम की तरफ में अपचयन होता है, अपचयन में कोई चिन्ह नहीं बदलता। चिन्ह बदलने वाला भी क्वेश्चन लूंगा, चिंता मत करिए। तो यहाँ पे कैथोड का यानी कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा वैसे ही रहेगा। अब वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा
0.8 माइनस शाम रंगे अभी हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0.76 हल करते रहे बच्चा। 6 0 6 जोड़ दो इसे, 6 0 6 8 7 15 यानी 1.56 वोल्ट आ जाएगा। इसका क्या, ई नोड सेल, जिसे ईएमएफ कहेंगे, वैद्युत वाहक बल। अब बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? अब इस सवाल को, अब इसी पैटर्न पे गिब्स फ्री एनर्जी वाला सवाल लेता हूं मैं, देखिएगा। जैसा कि इसके पिछले में देखा दोस्तों हमने, वैद्युत वाहक बल जो निकाला यानी ईएमएफ, वो सिंपल फार्मूले पे निकाला। अब इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो निर्णय समीकरण लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, यहाँ 1 मोलर नहीं दिया गया है। यानी यहाँ पे जब भी आपको दशमलव में या इस तरह से दे दे तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपको निर्णय समीकरण अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्या वैल्यू है और क्या क्या चाहिए। ई नोट सेल आपके पास अभी नहीं है कहीं, ई नोट सेल कहीं नहीं दिया है, ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। तब आपके पास दिया क्या है, माइनस 0.059। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, झंडे गाड़ दो एग्जाम में करा जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो। ठीक है, यन यन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी यहाँ पे यन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। लॉग बेस 10 ऑक्सीकरण किधर होता है आपको पता है, जिधर इस दोनों तीर के इधर क्या होता है, अभी बताया था मैंने ना, एनोड का काम करता है। किधर, एनोड। और ये वाला किधर का काम करता है, कैथोड का। और आपको अभी मैं बेसिक बता रहा था तो आपको बताया था कैथोड की तरफ रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, और एनोड की तरफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। यानी ए वैल्यू ऊपर रखोगे और ए वैल्यू नीचे रखोगे, यानी 0.1 ऊपर रहेगा और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 × 10⁻⁻1। चलिए ये भी हो गया, लेकिन इसका वैल्यू अभी नहीं पता है। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ई सेल नॉट निकालने का फार्मूला बता ही चुका हूं, इससे पीछे वाले अभी जस्ट किया है सवाल आपने। क्या होता है, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड बराबर कैथोड। कैथोड कौन होगा बताइए, इधर वाला यानी कॉपर वाला। कॉपर वाला वैल्यू यहां रखेंगे। अभी रखने से पहले देखेंगे कि चिन्ह जो है प्लस में, वो प्लस ही रहेगा या बदल जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इधर से इधर पहुंचिए। क्या, +2 है, और +2 से किधर जा रहे हैं, 0 की तरफ। यानी यहाँ कुछ पावर में नहीं है तो 0 ही है ना, तो +2 से 0 की तरफ जा रहा हो, यानी ज्यादा से कम की तरफ। जब ज्यादा से कम की तरफ, जब इधर ज्यादा रहे और इधर कम रहे तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये वैल्यू जो है प्लस में 0.34 ऐसा ही रखेंगे, माइनस उतारेंगे, ब्रैकेट कर दीजिए एनोड। एनोड ए वाला काम करेगा, इधर वाला। तो इसका वैल्यू देख लीजिए, ये बदलेगा चिन्ह या फिर नहीं, तो आप देख सकते हैं ज्यादा से कम जा रहा है, इसका मतलब चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं होगा। माइनस 2.37, 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37। अब इसे अगर आप जैसे ही जोड़ोगे, अब इसे जोड़ के देख लीजिए, 7 4 11 की 1 हासिल लगा, 1 3 और 1 3 6 और 1 हासिल मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दशमलव में 2, यानी 2 दशमलव आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.71 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.71 वोल्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा 2.71 वोल्ट। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक जब क्लियर हो जाए तो क्या हो जाएगा, कितना लिखेंगे, इसको अभी कैलकुलेट मत करना, देखना अभी बड़ा खतरनाक खेल होने वाला है। लॉग बेस 10, अब यहाँ 0.1 है, 0.1 ऐसे ही रहने दो, नीचे में 1 ऐसे ही रहने दो, 10⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा 10 पॉजिटिव में 1 हो जाएगा। अब 1 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस पावर में नीचे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 10 का 0.1 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 1। और लॉग बेस 10 के ऊपर अगर 1 होता है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। यानी ये जो आपके पास वैल्यू है, इसका 0 से गुणा करोगे तो ये भी पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी कुल मिला के आपके पास 2.71 वोल्ट आ जाएगा। अब बताइए ईमानदारी से समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात है क्लियर। अब चलिए गिब्स फ्री एनर्जी वाले पे, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा कैसे निकाला जाता है उसे देखते हैं, फिर उसके बाद और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों गिब्स फ्री एनर्जी की बात करो, यानी बोले तो मानक गिब्स ऊर्जा की गणना की बात करो, तो ये क्वेश्चन आने का चांसेस 2026 में बहुत ज्यादा है दोस्तों। कैसे किया जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताता हूं, आप हमेशा के लिए सीख जाओगे। जब भी आपको मानक गिब्स ऊर्जा पूछा जाएगा तो आप फार्मूला लिखोगे -NF ई नोट सेल। एफ का मतलब बताया था अभी कुछ समय पहले, एफ का मतलब होता है फैराडे नियतांक, जिसका 96,500 वैल्यू होता है। ठीक है, और यन तो पता ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई नोट सेल कैसे निकाला जाता है तो सीख लिया आपने। फार्मूला क्या होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया है तब तो निकालने की जरूरत नहीं है, और नहीं दिया है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन विभव को लिखते हैं ई सेल से। क्या लिखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विभव को ई सेल। मानक बोल दिया हो जाएगा ई नोट सेल।
अब वैल्यू कितना दिया है 1.1 वोल्ट। चलिए ठीक है, जो दिया है पहले आप लिख लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो गिवन वैल्यू को लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितना हेराफेरी हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब फैराडे नियतांक आपको पता ही है कितना होता है, 96,500 होता है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है और कैलकुलेट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ वैल्यू रखोगे माइनस एन की जगह हो जाएगा 2, फैराडे नियतांक कितना हो जाएगा आपका 96,500 हो जाएगा, गुणे इसका वैल्यू कितना 1.1। अब जैसे इसे कैलकुलेट करोगे इसका आंसर आ जाएगा। अब ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रा किसमें आएगा, जूल में आएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क किया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि इसका आंसर कितना आएगा। अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखने में जितना कठिन लगता है अंतर, लेकिन उतना ही आसान है दोस्तों, और अच्छा खासा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में दे देता है दोस्तों। इस बार 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए क्या है। यानी वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल क्या। पहली बात तो बता दूं, वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है उनमें एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग कंटेनर में रखा होता है। तो एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं डुबाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में है, लेकिन यहाँ क्या होता है अलग अलग होता है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कराने के लिए, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इस रिएक्शन में जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ देखी जा रही हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात आपको पता होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो आप जानते हैं इधर की तरफ क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है और इधर की तरफ अपचयन होता है, बता ही चुका हूं मैं अभी बेसिक में, ठीक है। इसका अगर फुल वीडियो देखना है तो जैसा कि मैं यहाँ थंबनेल दिखा रहा हूँ, वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। ये 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट अगर देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। यानी कह लीजिए फुल पैकेज आपकी तैयारी हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या होता है, अभी कहना क्या चाह रहा है ध्यान से समझिए। ये वाला जो गैल्वेनिक सेल है इसे डेनियल सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे इसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं उसी तरह इसे डेनियल, वोल्टी या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। आप उस वीडियो में बहुत बेहतर सीख पाओगे। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है क्वेश्चन की, कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है, याद रखिए वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे आप जानते होंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जस्ट उल्टा होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक, जैसे आप मोबाइल जिस समय चार्ज लगाते हो उस समय क्या होता है कि जो आपके बोर्ड में जो करंट है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है आपके मोबाइल की बैटरी में। समझ आई मेरी बातें, याद रखिएगा चार्जिंग सिस्टम में ये काम आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और इसी का उल्टा यहाँ हो जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें देख लो कहीं भी बैटरी हम लोग अलग से कोई एनर्जी नहीं देते इसे, जैसे हम इस सिस्टम को बनाते हैं अपने आप स्वतः होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यानी स्वतः होने का मतलब होता है स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगा। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया होगा तभी जाकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तभी एनर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे दोस्तों आप देखते हो हमने कहीं अलग से बैटरी नहीं लगाया, अलग से कोई एनर्जी, अलग से इसे कोई एनर्जी सोर्स नहीं दिया जा रहा है, फिर भी ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है। यानी इधर की तरफ क्या होता है ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है, इधर की तरफ अपचयन, और ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों एक साथ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखा है दूसरे में कि वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होने लगती है, और यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कराने के लिए हमें क्या करना होता है, अलग से कोई सोर्स यानी देना पड़ता है। यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कब होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब जाकर के रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो पाता है, ठीक है। चलिए दूसरा अंतर समझ आ गया। तीसरा अंतर है, यहाँ पे याद रखिए ये बात आपने स्कूल में भी सुना होगा कि इधर की तरफ जानते हो एनोड काम करता है। यानी आप यहाँ पे देखो लिखा होगा इसमें कैथोड जो होता है, ये वाला कैथोड ये धन सिरा की तरफ होता है, यानी पॉजिटिव जिधर जाएगा इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होता है कैथोड काम करता है, और निगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है एनोड काम करता है। इस वाले टर्मिनल को माइनस टर्मिनल कहते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। यानी निगेटिव वाले की तरफ क्या करता है काम, आप जानते हो इधर वाला एनोड होता है, अभी बताया था मैंने कुछ समय पहले। इधर क्या होता है कैथोड होता है, कैथोड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और निगेटिव की तरफ क्या होता है दोस्तों एनोड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा होता है, यहाँ जस्ट उल्टा है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है आपको, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है, यानी इधर वाला कैथोड हो जाता है और इधर वाला क्या हो जाता है आपका एनोड का काम करने लगता है। समझ आई मेरी बात है, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। चौथी अंतर अगर आप देखोगे तो चौथे अंतर में क्या होता है, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कराने के लिए कोई बाहर से कोई सोर्स या एनर्जी नहीं देते हैं, ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे लिखा है इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसको चलाने के लिए, इसको संपन्न कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे बाह्य स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, या बैटरी लगाई जाती है या फिर अलग से कोई विद्युत ऊर्जा इसे दी जाती है। अब बताइए ये अंतर आपको समझ आया, क्लियर हुआ। फिर से रिपीट कर देता हूं, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है ऊर्जा, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः हो जाती है, यहाँ पे कराया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करा के।
यहाँ पे कैथोड जो होता है धन टर्मिनल की तरफ दिखता है और एनोड ऋण टर्मिनल की तरफ, एनोड निगेटिव टर्मिनल की तरफ दिखता है। और यहाँ पे क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे कोई बाह्य स्रोत की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे बाह्य स्रोत की जरूरत पड़ती है। अब बताइए समझ आया, क्लियर हुआ, तैयार हुआ? मैंने बोला ना कि वीडियो देखते देखते ही सब कुछ तैयार करा दूंगा। अगर आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। आप इस चैनल को अपना समझ करके इस चैनल को बढ़ाने में प्लीज मदद करिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोलराउस के नियम की बात करें दोस्तों तो ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें सातों सेट में से किसी एक सेट में पूछा ना गया हो। हमेशा कोलराउस का नियम फिक्स होता है कि आता ही आता है। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझा दूंगा तो जानते हैं दोस्तों कोलराउस का नियम है क्या। सबसे पहले परिभाषा भाड़ में गया, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आप ये बात आप जानते होंगे दोस्तों कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब कोई भी लिक्विड, अगर हम जब कोई भी लिक्विड जलीय विलयन में डाला जा रहा है और वो प्लस और माइनस में टूट जाए तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों वैद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। वो क्षार भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है, लवण भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ज्यादातर आपको देखने को लवण मिलता है, जैसे NaCl हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि कोलराउस अपने नियम में क्या कहना चाह रहा है। जब आप कोई भी वैद्युत अपघट्य लेते हो, जैसे मान लो मैंने इसमें NaCl लिया, तो NaCl इसमें डालेंगे तो दो भागों में टूट जाएगा, प्लस में टूट जाएगा और माइनस में टूट जाएगा। तो ये कह रहा है डालने से पहले, NaCl को डालने से पहले इसकी जो मोलर चालकता है, वो डालने के बाद जब ये दो हिस्सों में टूट जाएगा प्लस और माइनस में, तो इसकी आयनिक, अब आयन में टूट गया तो अब इसे मोलर चालकता ना बोल के आयनिक चालकता बोलोगे। तो इसकी आयनिक चालकता और इसकी आयनिक चालकता जो होगी, इन दोनों का योगफल जो होगा वो इसके बराबर होगा। अब इसकी मोलर चालकता को दोस्तों कैपिटल लैम्डा से दर्शाया जाता है डालने से पहले। ठीक है, और यहाँ हो गया ये मोलर। ठीक है, अब ये हो गया मोलर चालकता। यहाँ इंफिनिटी लगा दोगे तो हो जाएगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मान लेते हैं अनंत तनुता पे इसका मोलर चालकता x है थोड़े देर के लिए। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको डाला तो डालने के बाद ये दो हिस्सों में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में। तो इसके आयनिक मोलर चालकता को स्मॉल लैम्डा से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है दोस्तों? स्मॉल लैम्डा से, अनंत तनुता पर। ठीक है, याद रखिएगा। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद इसका जो आंसर है वो इसके बराबर आएगा। ये कह रहा है कोलराउस अपने नियम में कोलराउस कह रहा है कि अगर आप किसी की भी मोलर चालकता लेते हैं अनंत तनुता पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने NaCl लिया, तो कह रहा है कि जब ये टूटता है दो हिस्सों में, यानी आयन में Na प्लस और Cl माइनस में, जब आयन में रहेगा तो स्मॉल लैम्डा रहेगा। जब एक कैपिटल लैम्डा में लिखा होगा दोस्तों तो उसे मोलर चालकता कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे? मोलर चालकता। और जब वो टूट जाएगा, आयन में हो जाएगा, तो उसे आयनिक चालकता कहोगे। क्या कहोगे? आयनिक मोलर चालकता। तो यहाँ पे ये कह रहा है कोलराउस अपने नियम में कि जब आप किसी भी वैद्युत अपघट्य को लेते हो, आप देखो परिभाषा ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, ये हो गया वैद्युत अपघट्य, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धन आयन और ऋण आयनों की आयनिक मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। ये कोलराउस अपने नियम में कह रहा है। जब आप नियम लिखोगे उसके बाद एक एग्जांपल इस तरह लिख दोगे, आपका कोलराउस का नियम क्लियर हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हो, आप चाहो तो CH3COOH ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अब इसे आप तोड़ दो दो हिस्सों में। जब ये दो हिस्सों में टूटता है तो आपको पता है दो हिस्सों में टूटेगा तो क्या हो जाएगा? CH3COO के ऊपर माइनस आ जाता है और यहाँ पे आपके पास H के ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए इंफिनिटी। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं? कोलराउस का नियम मजा आया या नहीं? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद जितना मैंने अभी तक बताया उसके बाद दो ऐसे टॉपिक है दोस्तों जो कह लीजिए कि हर बार पूछा जाता है, और वो है दोस्तों फैराडे का दोनों नियम। ठीक है, विद्युत अपघटन नियम, और अगला आता है विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता पर न्यूमेरिकल। तो मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे जो आपको एंड स्क्रीन में सेकंड वाला वीडियो दिखेगा, उस सेकंड वाले वीडियो में सारी चीजें मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाया दोस्तों। ये वीडियो हमारा केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का है, तो आपको फील करना पड़ेगा कि फार्मूला एक्चुअली में आया कहां से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उस वीडियो को देखना पड़ेगा। नहीं तो वीडियो में अगर पूरी डिटेल में इसको बताने लगा दोस्तों तो इस वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वाले को और इस वाले को जितना मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एंड स्क्रीन में वीडियो, आप जाकर के तुरंत ये वीडियो खत्म होते होते उसे देखना शुरू कर दो, क्योंकि आपका दिमाग इस चैप्टर पे लगा हुआ है। इसलिए उस वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको और ज्यादा और बेहतर फील होगा दोस्तों। अब मैं इसी तरह के बेहतरीन और धमाकेदार वीडियो फिर से लेकर के आऊंगा दोस्तों, जल्द आऊंगा। अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया था दोस्तों, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट में आ रहा था।
ठीक है दोस्तों, लेकिन अब वीडियो रेगुलर और धमाकेदार वीडियो आएगा दोस्तों, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। बायोलॉजी वाले जितने स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे भाई, बायोलॉजी व्हाइट बोर्ड पे बना करके पढ़ाने में दिक्कत होगा दोस्तों, क्योंकि काफी सारे स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। इसलिए बहुत ही जल्द 3-4 दिन के अंदर मैं स्मार्ट बोर्ड लगाने वाला हूं। मैं 3-4 दिन के अंदर बहुत ही जल्द हम लोग का डिजिटल बोर्ड लग जाएगा और धमाकेदार हर एक वीडियो होगा दोस्तों। आप इसके लिए मैं अभी से ही वादा करता हूं दोस्तों कि आपको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कमेंट तक नहीं करना पड़ेगा दोस्तों कि क्या कहते हैं सर ये वीडियो ला दीजिए, वो वीडियो ला दीजिए। आपके कहने से पहले आपका भाई वीडियो लेकर के पेश हो जाएगा। बस इस चैनल को सपोर्ट करो, इस चैनल को सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे हो प्लीज वीडियो को देखने के बाद शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोग करिए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं दोस्तों। आप लोगों को तो बहुत पहले ही बताया था दोस्तों कि पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से मैं स्मार्ट बोर्ड नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द पैसा इकट्ठा हो और उसके बाद स्मार्ट बोर्ड लेकर के मैं एक दिन में लगातार 2 नहीं 3 वीडियो लेकर के आऊं दोस्तों। अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।